जल व्यवस्था के लिए निम्नलिखित मुद्दे ध्यान में रखने चाहिए। अर्थात इसके अंदर जल व्यवस्थापन की बात कही गई है। ये स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 के प्रश्न में भी पूछा जाएगा। जल संसाधन की सुरक्षा के उपाय बताइए। जल संसाधन की सुरक्षा के उपाय बताइए अथवा जल व्यवस्थापन के लिए ध्यान में रखने वाली बातें बताइए। इस तरह से दोनों प्रश्न बनते हैं, जिसका उत्तर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उसका परिचय लेते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो पॉइंट बना हुआ, आप एरो भी बना सकते हैं। बाग बगीचे, वाहन, शौचालय तथा वॉश बेसिन में उपयोग लिए जाने वाले पानी का मितव्यता, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, मितव्यता की जगह लिख सकते हैं आयोजन पूर्वक उपयोग करना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि बाग बगीचे में वाहन को धोते समय या उसमें उपयोग करते समय, शौचालय के उपयोग में, वॉश बेसिन के समय हमें पानी का किफायती रूप से उपयोग करना चाहिए, पानी का बिगाड़ नहीं करना चाहिए। कई बार आप लोग देखते हैं कि बाग बगीचे में जो नल लगा हुआ रहता है उसे कई लोग बंद करना भूल जाते हैं, या फिर हम घास को पानी देने के लिए अथवा पौधे में पानी देने के लिए पाइप का उपयोग करते हैं। कई बार वो पाइप से पानी यूं ही बेकार में बहता रहता है, जिससे पानी का बिगाड़ होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा देखेंगे लोक जागृति उत्पन्न कर। लोक जागृति मतलब लोगों को जागृत करना है तथा जल संरक्षण एवं उसके कुशल व्यवस्थापन से संबंधित प्रवृत्तियों में लोक सहयोग बढ़ाना। मैंने अभी भी कहा लोक जागृति अर्थात लोगों को जागृत करना, ताकि लोग जागृत होकर सावधानी पूर्वक जल संरक्षण का उपयोग करें, जल संरक्षण के लिए कुशल व्यवस्थापन करें, उसके लिए उपाय करें, ताकि लोगों का जल व्यवस्थापन में सहयोग बढ़ता रहे। और जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जागृत होंगे, उन्हें पता चलेगा कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसकी व्यवस्था के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जितने ज्यादा लोग सहयोग देंगे उतना जल संरक्षण अधिक हो सकता है। तीसरा देखिए, उपयोग में लिए गए पानी को जितना संभव हो उतना पुनः उपयोग करना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करें। मतलब एक बार पानी का उपयोग करने के बाद उससे हमें फेंक नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके उपयोग किए गए पानी को दोबारा उपयोग कर सके, ऐसा प्रयत्न, ऐसा उपाय, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। चौथा, जलाशयों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। ये सबसे मुख्य बातें हैं बच्चों। जितने भी जलाशय अगर वो प्रदूषित नहीं होंगे तो सारे जलाशय के पानी को हम अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। समाज के कई लोग उसका उपयोग, उसका लाभ ले सकते हैं। जलाशयों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। जल स्रोत की सभी इकाइयों मतलब जहां जहां से हमें जल प्राप्त होता है, ऐसे सभी इकाइयों में कुएं, ट्यूबवेल, खेत तलैया मतलब खेतों के आसपास जो तालाब होता है आदि का उपयोग बढ़ाना चाहिए। इन सब का उपयोग जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, यानी इसके अंदर जितना पानी का संग्रह होगा उतना ही ज्यादा आसपास के जमीनों में नमी और उपजाऊपन बना रहेगा। भूमिगत जल का उपयोग करने वाली इकाइयों पर ध्यान रखना चाहिए। अभी अभी मैंने जल संकट में पढ़ाया था कि वर्तमान समय में कुएं एवं ट्यूबवेल के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में पानी बाहर निकालने से भूमिगत जल का स्तर नीचा जा रहा है, जो एक गंभीर समस्या देश के लिए बनी हुई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भूमिगत जल का उपयोग करने वाली इकाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि वो भूमिगत जल का प्रमाण से ज्यादा अधिक से अधिक पानी का उपयोग ना करें। जितना उन्हें आवश्यकता है उतना ही भूमिगत जल से उपयोग करना चाहिए, पानी निकालना चाहिए। जल संचय स्थानों के संचय मतलब जहां पर जल का संग्रह किया जाता है, ऐसे स्थानों की दुर्दशा तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए पानी की पाइपों का तुरंत मरम्मत, रिपेयरिंग इंग्लिश शब्द है, रिपेयरिंग बोलेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं आपको एक सरल शब्द बता दे रहा हूँ, आप वहाँ मरम्मत लिख सकते हैं। मरम्मत का काम कराना, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि जहां पर जल का संग्रह किया जाता है
जल को एकत्र किया जाता है वह जगह कैसी हो गई है, काफी दयनीय स्थिति में है। संग्रह करने वाली जगहों पर जल का जहाँ संग्रह किया जाता है उस स्थान को अगर मरम्मत नहीं कराया गया, सुरक्षित नहीं रखा गया, तो वहां पर जल संग्रह करना संभव नहीं हो सकता, प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। अथवा जल संग्रह करने के लिए पानी जहां से पाइप के द्वारा लाया जाता है, मान लीजिए पाइप अगर बिगड़ गई है या टूट फूट गया है, पानी का रिसाव हो रहा है, तो उसे तुरंत मरम्मत करना चाहिए, अन्यथा वहां के आसपास का गंदा पानी उस पाइपलाइन के द्वारा जल संचय के स्थान पर जा सकता है जहां पूरा का पूरा जल प्रदूषण हो सकता है। तो आपको मैंने बताया जल व्यवस्था के लिए निम्नलिखित मुद्दे ध्यान में रखने चाहिए, 2 नंबर के प्रश्न में आपको आएगा। अथवा जल संसाधन की सुरक्षा के उपाय बताइए, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर में आपको आएगा। मैं फिर से एक बार आपको बोल दे रहा हूं, ये सारी चीजें आपको 2-2 नंबर में पूछी जा रही है। प्रश्न के साथ में आपको मार्किंग भी बताते जा रहा हूं ताकि आपको याद करते समय ध्यान रहे कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर में आएगा। अब हम अगले मुद्दे की बात करते हैं, वृष्टि जल संचयन। वृष्टि अर्थात बरसात, बरसात के पानी का संग्रह। यहाँ पर जो आप जगह देख रहे हैं, पेंसिल से कुछ प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप सभी लोग भी अपने अपने किताब में नोट करेंगे अथवा लिख लेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, यही पॉइंट जो ये आपको मुद्दा दिखाई दे रहा है यहीं से जोड़ेंगे। वृष्टि जल संचयन का संग्रह किन किन पद्धतियों से या किन किन पद्धतियों के द्वारा किया जाता है। वृष्टि जल संचयन का संग्रह या वृष्टि जल का संग्रह किन किन पद्धतियों के द्वारा किया जाता है। अगर आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं उसके द्वारा भी आप लिख सकते हैं। एक बार और दोहरा दे रहा हूं, वृष्टि जल संचयन या वृष्टि जल का संग्रह किन किन पद्धतियों से किया जा सकता है। वृष्टि जल को रोककर एकत्र करने की विशेष पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है कुएं, दूसरी पद्धति है छोटे बांध, तीसरी पद्धति है खेत तलैया आदि का निर्माण करने का समावेश किया जाता है। बिल्कुल आसान सा उत्तर है, आप सभी लोग उस शब्द से परिचित हैं। फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं, वृष्टि जल को रोककर एकत्र करने की पद्धतियां कौन कौन सी है, कुएं के द्वारा, छोटे बांध बनाकर, खेत तलैया के द्वारा वृष्टि जल को हम संचय कर सकते। इसके अलावा भी है, इन माध्यमों के द्वारा जल संचयन होता है, यहाँ भूमिगत जल स्तर भी ऊंचा आता है। ऐसा करने से घरेलू तथा कृषि आवश्यकता पूरी हो सकती है। तो आपको मैंने बताया बच्चों, ये 2 नंबर में अलग से प्रश्न आ जाएगा कि वृष्टि जल का संग्रह करने की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो पहली पद्धति मैंने बताया कुएं, दूसरे छोटे बांध, तीसरा खेत तलैया। इन पद्धतियों का उपयोग करने से क्या होता है बच्चों, भूमिगत जल स्तर का स्तर ऊंचा आता है, घरेलू तथा कृषि आवश्यकता को पूरी हो सकती है। अगर इतना ही पूछा जाए वृष्टि जल का संग्रह किन किन पद्धतियों से किया जाता है, अगर इतना ही आपसे पूछा जाए 2 नंबर में, तो आप ये एरो बनाकर लिख सकते हैं। ये 1 नंबर में भी आता है कि पद्धतियों के नाम बताइए, तो ये 3 नाम आप बता सकते हैं। अब ये जो आप अगला हेडिंग देख रहे हैं, वृष्टि जल संचय के मुख्य उद्देश्य, यानी वृष्टि जल का संग्रह करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं बच्चों तो आपको ये 3 नंबर का प्रश्न बन जाता है। आप सभी लोग समझ रहे होंगे, ये 2 नंबर के में प्रश्न आता है। अगर ये दोनों पूछा जाए, वृष्टि जल संचय का संग्रह करने की पद्धति का नाम बताइए और वृष्टि जल संचय के मुख्य उद्देश्य बताइए, तो ये दोनों चीजें आप बताएंगे बच्चों। चलिए यहाँ पॉइंट पहला देखते हैं, भूमिगत जल को एकत्र करने की क्षमता बढ़ाना और उसके जल स्तर को बढ़ाना। जितना ज्यादा भूमिगत जल एकत्र होगा उसकी क्षमता बढ़ेगी, उतना ज्यादा से ज्यादा हम उसका उपयोग कर सकते हैं और भूमिगत जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। जल प्रदूषण घटाना, आप देख रहे हैं मुद्दे एकदम सरल है, आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। जल प्रदूषण घटाना, तीसरा भूमिगत या भूमि जल की गुणवत्ता को सुधारना। सुधारना मतलब गुणवत्ता मतलब प्रदूषण होने से बचाना। स्थल मार्गों को जल भराव से बचाना। स्थल मार्ग जो रास्ते के ऊपर पानी भर जाता है
उस भरे हुए पानी को बचाना, मतलब पानी भरने ना देना, उसे भूमि के अंदर भूमिगत जल में उतार देना ताकि भूमिगत जल का स्तर बढ़ सके। सतह से बह जाने वाले पानी की जल राशि घटाना, उसका भी अर्थ यही है। सतह, पृथ्वी की सतह पे जो पानी बह जा रहा है उसे बहने से रोकना। वो बह जाता है बच्चों, गटर के द्वारा पानी बेकार चला जाता है, तो उसे क्या करे, भूमि के अंदर उतारे, शोषित करे ताकि भूमिगत जल स्तर की क्षमता बढ़ा सके। गर्मी एवं लंबे शुष्क समय, शुष्क अर्थात मैंने बताया ही है सूखे, मतलब जब गर्मी का प्रमाण अधिक होता है या जहां वर्षा कम होती है उन जगहों पर गर्मी एवं लंबे शुष्क समय में पानी से घरेलू आवश्यकता पूर्ण करना। राजस्थान के ऐसे कई गांव का उदाहरण है बच्चों कि जहां पर लोग वर्षा ऋतु में पानी को भूमिगत जल में नीचे उतारते हैं अथवा तालाब में संग्रह करते हैं, और गर्मी के समय जब बरसात की कमी होती है अथवा गर्मी के समय में उस पानी का सिंचाई के लिए अथवा पीने के लिए उपयोग करते हैं। पानी की बढ़ती मांग को पूर्ण करना। बड़े शहरों में बहुमंजिले आवासों के बीच, बहुमंजिले मतलब 5, 6, 8, 10 मंजिला जो मकान होता है शहरों के अंदर, बड़े शहरों में बहुमंजिले आवासों के बीच वर्षा के पानी का संग्रह हो, इसीलिए भूमिगत टांकियां अथवा वर्षा जल जमीन में उतरे ऐसी व्यवस्था करना। तो जो बहुमंजिली इमारतें होती है उसके छत के ऊपर टंकी बनाए अथवा अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत जल को संग्रह कर सके ऐसी टांकियों का निर्माण करना चाहिए ताकि हम पानी का ज्यादा से ज्यादा संग्रह कर सके। जितना ज्यादा हम वर्षा ऋतु के पानी का संग्रह करेंगे हमारा भूमिगत जल का स्तर उतना ज्यादा ऊपर आएगा और हम अपनी घरेलू आवश्यकताएं और गर्मी के समय हम उसका उपयोग कर सकते हैं। घरेलू आवश्यकता के अलावा सिंचाई में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा उद्योगों में उपयोग कर सकते हैं, पीने के पानी के लिए उपयोग कर सकते हैं शुद्ध करके। तो आपको मैंने बताया बच्चों वृष्टि जल संचयन का संग्रह किन किन पद्धतियों से किया जाता है, वृष्टि जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है।